लीजिए, मैं वापस से हाजिर हूँ एक नई और खूबसूरत सी कहानी लेकर। मेरी आज की कहानी है कसूर। ये कहानी जनाब मोहम्मद अलीम इस्माइल साहब की लिखी हुई है। अगर कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो अब मैं शुरू करती हूँ। क्या वो इसका कसूर था या वो वाकया महज एक इत्तेफाक था? वो रोज दौड़ता है, टकराता है, गिर जाता है, फिर खड़ा होता है और हाँफता रहता है। आज 8 साल से ज्यादा अर्सा गुजर गया था। ऐसा लगता है जैसे वो आज भी बड़ी तेजी से भाग रहा है। अगर मेरे इख्तियार में होता या मेरे पास कोई जादू होता तो मैं वक्त की तनाबें खींचकर वक्त को बहुत पीछे ले जाता और उसे अपने सीने से लगा लेता, फिर खूब बातें करता। उसने तो मेरे कदमों तले अपनी आंखें बिछा दी थीं और मैं उन आंखों को रौंदता हुआ गुजर गया था। जिस होटल में वो काम करता था वहां वो अब नहीं था। उसका पता भी किसी को मालूम नहीं। शायद वो यतीम और बेघर था। वो आज भी उसी तरह भाग रहा था। हाँ, उसी जगह जहां वो भागते भागते गिर गया था और मुझे अलविदा कहा था। उसका मुस्कुराता पुरनूर चेहरा आज भी वैसा ही चमक रहा था जैसे 8 साल पहले। मैंने उसे घर जाने का इशारा करता हूँ लेकिन वो जाता ही नहीं। मेरे ख्यालात से, दिलो दिमाग से, या खुदा अगर ये सब बंद न हुआ तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं जिला जालना महाराष्ट्र के एक सरकारी उर्दू स्कूल में मुदर्रिस था। 2010 में मेरा तबादला जालना से हल्डाना हुआ था। बस के जरिया मैं हल्डाना जा रहा था। रास्ते में एक होटल पर बस रुकी। ड्राइवर ने कहा, बस यहाँ 20 मिनट के लिए रुकेगी। जो लोग खाना खाना चाहते हैं खा सकते हैं। दूसरे मुसाफिरों की तरह मैं भी खाना खाने के लिए अपने भारी भरकम बैग के साथ बस से नीचे उतर गया। खूब खाया। खाना बहुत ही लजीज था। मैं खाना खाकर उठा ही था कि होटल के वेटर ने चिकन बिरयानी की पूरी प्लेट मेरे ऊपर गिरा दिए, जिसकी वजह से ऊपर से नीचे तक मेरे कपड़े खराब हो चुके थे। उधर बस भी चलने को तैयार थी। उसी वेटर ने मुझसे कहा, साहब आप वॉशरूम से फ्रेश हो आए, मैं बस को रोकता हूँ। जब मैं वॉशरूम से वापस आया तो वो वेटर मुंह लटकाए खड़ा था और वहां बस नहीं थी। उसके चेहरे पर अफसोस और शर्मिंदगी के वाज़ह आसार मौजूद थे। वो डरते झिझकते गोया हुआ। बस को मैं रोकता इससे पहले ही वो चल पड़ी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन बस को न रोक सका। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपकी बस छूट गई। उस बस के छूट जाने से मेरा पूरा प्रोग्राम फेल हो गया था। मुझे मुकर्ररा वक्त पर पंचायत समिति नांदवरा में ड्यूटी ज्वाइन करना था। मैं अगली बस ठीक 4 घंटे बाद थी। मैं कुछ देर उसे घूरता रहा। मुझे गुस्सा तो बहुत आया। दिल चाहा एक जोरदार थप्पड़ उसके कान के नीचे लगाऊं और खूब बातें सुनाऊं, लेकिन मैंने कहा, खैर कोई बात नहीं, अगली बस से चला जाऊंगा। मेरा जवाब सुनते ही उसके चेहरे पर खुशी फैल गई और मेरा बैग उठाकर बोला, साहब आप इसी होटल में क़याम कर लें, मैं कमरे में आपका सामान रख देता हूँ। उसने होटल के एक कमरे में मेरा सामान रख दिया। मैं होटल में आराम किया, लेकिन वो 4 घंटे मेरे लिए सदियों से कम न गुजरे और मेरे ज़हन के पर्दों पर कई सवालात उभर रहे थे। मुझे सुबह के सेशन में ही ज्वाइनिंग करना था। अब पहुंचते पहुंचते दोपहर हो जाएगी। क्या एजुकेशन अफसर
साहब मुझे सुबह के सेशन में ज्वाइनिंग करवाएंगे? अगर उन्होंने दोपहर के सेशन में ही ज्वाइनिंग करा लिया तो मेरी सर्विस में गैप पड़ जाएगा, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में मेरा बहुत नुकसान होगा। नहीं नहीं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, मेरी मजबूरी बताऊंगा, पर क्या वो मानेंगे? अगली बस के वक्त पर मैं तैयारी करके निकल ही रहा था कि वो आ गया और मेरा बैग उठाकर बोला, चलो साहब आपकी बस आ गई है। मैंने कहा, तुम आगे बढ़ो, मैं आता हूँ। मैंने होटल के मैनेजर को रूम का किराया देना चाहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वजह दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि उसी वेटर ने किराया अदा कर दिया है। मैंने वेटर को होटल के कमरे के किराए की रकम जो उसने मैनेजर को अदा की थी देनी चाहिए, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया और कहा, नहीं साहब, मेरी वजह से आपकी बस छूट गई थी, ये मैं नहीं लूँगा। मैंने बहुत कोशिश की कि वो रकम ले ले, लेकिन वो किसी सूरत न माना। उसने मुझे बस में बिठाया और बातें करने लगा। वो मुझसे इस तरह बातें कर रहा था जैसे मैंने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया हो। मैं उसे नज़रअंदाज किए जा रहा था, लेकिन वो बराबर मुस्कुराकर मुझसे बातें किए जा रहा था। मैं सिर्फ हाँ हूँ करके गुफ्तगू में शामिल होने का नाटक कर रहा था। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और उसमें मगन हो गया। फिर अचानक वो नज़रों से ओझल हो गया। मैंने सुकून की सांस ली, लेकिन वो सामने से आता हुआ दिखाई दिया। उसके एक हाथ में नाश्ता तो दूसरे हाथ में पानी की बोतल थी। साहब लीजिए नाश्ता, उसने करीब आकर कहा। इसकी क्या जरूरत थी? मैं इतनी जल्दी नाश्ता नहीं करता। साहब सफर लंबा है, साथ रख लीजिए। इसकी बकबक फिर शुरू हो गई थी। खुद ही बातें करता, खुद ही हंसता। मैं उससे छुटकारा चाह रहा था, इसलिए मैंने थोड़े फासले पर मौजूद फलों की दुकान की जानिब इशारा करते हुए सेब लाने की दरखास्त की और उसकी जानिब पैसे बढ़ाए, लेकिन वो बिना पैसा लिए ही फलों की दुकान की तरफ लपका। उधर बस ने गुनगुनाना शुरू कर दिया। मैंने जल्दी से सेब लिए, उसने जल्दी से सेब लिए, पैसे गिने बगैर ही अदा किए और उल्टे पांव दौड़ा। बस रेंग रही थी और वो दौड़ रहा था। मैं उसकी तड़प देख रहा था। भागते भागते न जाने वो किस चीज से टकरा गया, धड़ाम से गिरा। हाथों से सेब भी गिरकर बिखर गए। सेब उठाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। सांसें फूल गई थीं और वो बुरी तरह हाँप रहा था। फिर उठ खड़ा हुआ और अपने कपड़े झटके बिना ही मुझे हाथ हिलाकर अलविदा कहने लगा। मैंने जवाब में उसे घर जाने का इशारा किया, लेकिन शायद वो समझ नहीं पाया। मैंने बस की नशिस्त से टेक लगाते हुए एक लंबी सांस ली और अपने दोनों हाथों को चेहरे पर फेरा। मेरा चेहरा तमतमा गया था, कान दहकता हुआ शोला बन गया था, जिस्म से आग की लपेटें निकल रही थीं। बाहर खिड़की से आने वाली सर्द हवा, जिस्म से निकलने वाली गर्म लहरें आपस में टकरा रही थीं, जिसने मेरे अंदर सुनामी पैदा कर दी थी। कानों में अजीब सी आवाजें आने लगती थीं, चिंघाड़ती, भुनभुनाती, टर्राती हुई आवाजें एक साथ गलत मलत हो गई थीं और मैंने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए थे। बस का कंडक्टर धीरे धीरे मुसाफिरों को टिकट देता हुआ मेरे पास आया। मैंने टिकट मांगा, उसने टिकट दिया। मैंने पैसे देने चाहे, लेकिन उसने इनकार करते हुए कहा, जो साहब आपसे बातें कर रहे थे उन्होंने आपकी टिकट के पैसे पहले ही दे दिए थे।
میری آج کی کہانی یہی ختم ہوتی ہے. میں اپنی آنے والی ویڈیو میں ایک نئی اور خوبصورت سی کہانی لے کر جلد حاضر ہوتی ہوں. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا دھیان رکھیں، اپنوں کا دھیان رکھیں. اللہ حافظ.